तो गाइस लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इस सीरीज का एक और नया एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी। तो जो भी हमारे चैनल पर आया है वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे आप सभी को सजेशन ज़्यादा बढ़ता है, आप सभी को जल्दी रिकमेंड होगी। तो बस यही उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था हमारा एमसी जब मिशन कंप्लीट कर लेता है तो कोई भी वो एक बीच में बंदा आकर उसको रोक लेता है। तो हमारा एमसी टीचर से पूछता है कि टीचर जो हेवनली फ्रेग्रेंस फ्रूट है वो मुझसे चुरा लिया जा चुका है, अब तुम्हें वो फ्रूट मुझे वापस देना पड़ेगा। लेकिन टीचर वहां पर कुछ भी नहीं कहती। और जब टीचर कुछ नहीं कहती तो अब हमारे एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कि वो खुद से अपनी चीज को हासिल करे और उस पर अटैक करते हुए उसे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी चीज खुद से लूंगा इससे। लेकिन वो बंदा भी यहाँ पर रुकता नहीं है और तभी अपनी स्वॉर्ड निकालते उससे कहने लगता है कि बच्चे तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे बढ़ चुकी है हेवनली गॉड पैलेस के प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाने की। तो मैं देखकर लगता है कि तुम तो वाकई में मरना चाहते हो और आज मैं तुम्हें यहीं पर तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन हमारा एमसी की बिल्कुल भी डरता नहीं है और अटैक करते उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी कई सारे हेवनली गॉड पैलेस के लोगों को पहले से निपट चुका हूं, मैं तुम कोई बड़ी चीज नहीं हो। और एक मुक्का मारता है और उस बंदे को दूर फेंकते हुए कहने लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ हेवनली गॉड पैलेस को हराया ही नहीं है बल्कि मैं उनके कुत्तों को मैंने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो कभी वापस आने की हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। और जब इनकी फाइट चलती है तो एक ही झटके में हमारा एमसी से बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और बुरी तरीके से पीटते हुए कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें आज परमानेंटली नहीं मारने वाला, लेकिन जो हेवनली गॉड पैलेस है उसने मेरी ये फैमिली को वैसे ही बहुत समय तक परेशान किया है और मैं यहाँ पर अपना हिसाब बर्बाद करने के लिए जरूर एक ना एक दिन जरूर आऊंगा। ये बात सुनने के बाद वो शौक होता है और पूछने लगता है कि अच्छा तो तुम हो वो ये फैमिली के ब्रेड। तो एमसी बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम ये किंगत्यान है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इतने समय से जो इंटरेस्ट तुम जिसमें दिखा रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। सभी लोग इसको फाइट करते हुए देखते हैं तो काफी शौक होते हैं और कहने लगते हैं कि ये बंदा इतना पावरफुल है, इसने बिना किसी दिक्कत के हेवनली गॉड पैलेस के अपोस्टल को हरा दिया है। इम्प्रेसिव बात तो है। लेकिन दूसरा बंदा कहने लगता है कि जी घंटा इम्प्रेसिव, इसने अपोस्टल पर अटैक किया है, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होगा। हमारी कांगलान जो अकेडमी है उसे काफी ज्यादा बेकार सिचुएशन में फंसवा दिया इस बंदे ने, हमारी तो लग गई वाट। तभी प्रिंसिपल उसके पास आते हैं, उससे कहने लगता है कि ये किंग तो तू वहीं के वहीं रुक जाओ। तो एमसी भी कंफ्यूज होता है और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार ये मनी मन में कहता है कि ये क्रिपल्ड प्रिंसिपल यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है और ये मुझे रोकने की हिम्मत कैसे दिखा रहा है और खड़ा कैसे हो सकता है बीबी। तभी वो बंदा उसका साथ देता है उसका हेवनली गॉड पैलेस के बंदे का अपोस्टल का और कहने लगता है प्रिंसिपल लॉर्ड क्वाइन क्या आप ठीक हैं। तो वो कहने लगता है कुन चियाउजिन, ये तुम इस तरीके से हेवनली गॉड पैलेस के लोगों को ट्रीट करोगे क्या। तभी प्रिंसिपल उससे कहने लगता है कि लॉर्ड क्या यहाँ पर एक गलत फहमी है, जो ये किंग त्योहार है वो हमेशा से यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रहा है हमारे एकेडमी के लिए और इस बंदे का हमारी कांगलान एकेडमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये बंदे का ईगो हर्ट हो चुका है और वो कहने लगता है कि हट भी मेरे रास्ते से। और वहां से भागते हुए जाने लगता है दुम दबा के और चिल्लाते हुए वार्निंग देता है एमसी को, तू बस मेरा इंतजार कर, ज्यादा समय नहीं लगने वाला। जब इस ह्यूमिलेशन तुमने मुझे दिखाई है मैं उसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। एक बार मुझे कुल्लन मिरर मिल जाए तो तेरी ऐसी जात का पैदा मार दूंगा। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जो कुल्लन मिरर है क्या। तभी वो बताने लगती है कि बिरदर ये जो कुल्लन मिरर है वो एक ऐसा ट्रेजर है जिसे कालान एकेडमी में कई सालों से पास डाउन किया गया है कई जनरेशन से। जो हेवनली गॉड पैलेस है वो डेफिनेटली इस बार उसी चीज को हासिल करने के लिए आया हुआ है। तभी प्रिंसिपल चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए कम परेशानी खड़ी नहीं की है, चलो निकल लो पहली फुर्सत में। और तभी वो सब लोग स्टूडेंट शॉक होते हैं और कहने लगता है कि ठीक है अभी जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल यहाँ से। तभी प्रिंसिपल एम्स को वार्निंग देते हुए कहने लगता है कि ये इम्तिहान जो तुमने आज यहाँ पर किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया एकेडमी के लिए, तुम पक्का यहाँ पर मरना चाहते हो। अगर तुम नहीं मरना चाहते तो तुम इस एकेडमी को छोड़कर पहली फुर्सत में निकल जाओ। ये वार्निंग देने के बाद प्रिंसिपल वहां से चला जाता है और हमारा एमसी बस उसकी सुनता है और उससे कहने लगता है कि अब हमें भी चलना चाहिए। तो यान उससे पूछने लगता है कि तुमने अभी अभी इस बंदे को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो मैं तो इस बंदे को ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए था और चीजें वहीं पर खत्म हो जाती। तो एमसी उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि अगर इसे यहीं पर मार देता तो ये काफी बोरिंग होता। मैं सभी के सभी लोगों को मारना चाहता हूँ, हेवनली गॉड पैलेस के जितने भी लोग हैं और उसमें से एक बंदे को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पे लड़की आकर पूछने लगती है ब्रदर ही जो हेवनली गॉड पैलेस है उसके पास कई सारे स्ट्रॉन्गर अकेडमी के लोग से हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं। अगर ये चीज ऐसी चलती रही तो ये सिचुएशन हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकती है। तो एमसी बताता है कि मुझे पता है कि ये डेंजरस है लेकिन मैं बिना किसी दिक्कत के इसे हरा सकता हूँ। एक बार मैं थर्ड सील ब्रेक थ्रू कर जाऊं तो ये मेरे लिए डिफरेंट बात होगी। हे यान में अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो वो कहने लगता है कि मुझे हेवनली फ्रेग्रेंस फ्रूट चाहिए था। तो यहाँ पर वो लड़कियों से बताती है और बोलती है ब्रदर ये आखिरकार तुम जो थर्ड सील के बारे में बात की थी वो क्या चीज है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं
तभी उनको वो जो टीचर होती है वो जो फ्रूट दे रही थी इनाम के तौर पर, वो भी उसे देखती रहती है और कह रही होती है ये चाइल्ड वाकई में अनफेथेबल है, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये इसके लिए किसी हमारी एकेडमी के लिए कोई ब्लेसिंग है या फिर किसी तरीके का कोई कर्स। और अचानक से पीछे मुड़ती है और एक अजीब सी मिरर में जाकर घुस जाती है और घुसते कहने लगती है कि किस्मत इसका डिसाइड खुद करेगी। तभी हमारा एमसी कमरे में आता है और वो जो फ्रूट्स लेकर आया था वो कई सारे खाने के तौर पर यान को दे देता है। यान इसको देखकर काफी खुश होता है और एक साथ कूद पड़ता है खाने के लिए। जब यान खाने में लगा होता है तो एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लैंटर्न फ्रूट्स मौजूद है मेरे पास, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और प्लस इसके साथ हाई कांग स्टोन का भी यूज करने वाला हूँ ताकि मैं इसको अनहेंस कर सकूं इसकी पावर को। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला जब मेरी जो थर्ड सील है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए और मेरी डांटल सील ब्रेक होने के बाद मैं कल्टीवेट भी कर पाऊंगा। और तभी इवनिंग हो जाती है और फाइनली हमारे एमसी का एक ही दिन में सारे के सारे सील के पॉइंट्स होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं और फाइनली उसकी थर्ड सीन अनलॉक होती है। और जब इसकी थर्ड सीन अनलॉक होती है तब वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही अलग हो रहा होता है, जिसको देखकर वो भी काफ़ी कंफ्यूज होते कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि इस बार मैं किस तरीके के टैलेंट को जगाने वाला हूँ। और इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तभी सिस्टम उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, इस बार आपने 20 ट्रांसफॉर्मेशन टैलेंट को जगाया है, आपको 100 मिलियन एट्रीब्यूट्स पॉइंट मिल चुके हैं। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि 20 ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो बताने लगती है कि जो 20 ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्सट्रीमली रेयर टैलेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज़्यादा। जब तक तुम्हारे पास इनफ एट्रीब्यूट पॉइंट्स मौजूद होंगे तो तुम किसी भी मैजिकल बीस्ट की पावर को कॉपी कर सकते हो अपनी बॉडी के, मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकते हो उसकी बॉडी में और एम्पलीफाई कर सकते हो अपनी पावर को कई गुना, मतलब सोच भी नहीं सकते तुम इतना। और ये भले ही ये टेम्परेली तुम्हारे पोटेंशियल को मैजिकल बीस्ट के थ्रू पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी, स्टिमुलेट कर देगी, जिससे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है ना वो एक टायर से इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारे बीस्ट की और तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी महसूस करोगे इसकी मदद से। जिसको देखकर वो काफी खुश होता है और उससे बोलने लगता है तो किस चीज का हम लोग इंतजार करने में लगे हुए हैं, मेरे सारे के सारे पॉइंट्स इसमें फटाक से ऐड कर दो और अनलॉक कर दो इस एट्रीब्यूट को मेरे लिए। ये सुनने के बाद सिस्टम प्रोसेस को ऑन कर देती है और कहने लगती है 20 ट्रांसफॉर्मेशन एट्रीब्यूट स्टार्ट कर दी जा चुकी है इंक्रीज करना और इसके जो एट्रीब्यूट कंप्लीटली इंक्रीज हो चुकी है। और ऐसा करते तभी एक बंदा हमारे एमसी के रूम में आता है दरवाजा तोड़ते हुए, ये वही नमूना होता है और कहने लगता है कि डैम इट, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि जो इस जगह पर रह रहे होंगे रिमोट प्लेस पर वो तुम लोग हो गए और जो हेवनली गॉड पैलेस के जो सोवर्जियन है वो यहाँ पर आ चुके हैं और सभी के सभी कांगलान एकेडमी के स्टूडेंट्स असेंबल हो चुके हैं प्लाजा में, तो तुम क्यों नहीं गए। लेकिन हमारा एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और एक अटैक करता है उस पर और वो बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और कहने लगता है कि हेवन गॉड पैलेस, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हुए हो, अब समय आ चुका है मेरा बदला लेने का। और निकल पड़ता है उन सभी की बैंड बजाने के लिए और इस वक्त ये काफी गुस्से में भी होता है और कहने लगता है कि फाइनली ऑफिशियली उनसे मीट करने का मिलने का समय आ चुका है। जहाँ पर बाहर आकर वो देखता है तो पता चलता है सभी के सभी स्टूडेंट्स को हेवनली गॉड पैलेस के लोगों ने घेर लिया है और कह रहे होते हैं कि सभी लोग अपनी लाइन बनाओ और तुम्हारे पास कुछ भी ऐसी चीज है जो कि खतरनाक हो सकती है वो हमारे हवाले कर देना, तुम्हें हर एक बंदे को यहाँ से इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ेगा और जिसने भी कुल्लून मिरन को यहाँ पर छुपा कर रखा गया होगा उसे इमिडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। ये सुनकर ये बंदा कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि ये कुल्लून मिरर है क्या, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। जहाँ पर जो उस प्रिंसिपल के पास जाता है जो अपोस्टल और कहने लगता है कि क्वीन चाओजियन आखिरकार जो कुल्लून मिरर है वो हमारे हवाले कर दो। तो वो प्रिंसिपल कहने लगता है कि सवरजियन जो प्रीवियस हेडमास्टर थे उन्हें सिर्फ उस कुल्लून मिरर के बारे में पता था, अब जबकि वो मारे जा चुके हैं तो कोई भी रास्ता नहीं है वहां पर उसे ढूंढने का। ये सुनकर ये बात उसे पसंद नहीं आती और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं सुनना चाहता, अगर तुमने उस कुल्लून मिरन को हमारे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे स्टूडेंट को आज पूरी तरीके से मार दूंगा। ये सुनकर ये काफी शौक होता है और उससे कहने लगता है कि सोवर्जियन इसमें हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, आखिरकार हम मेरे पास ये चीज होता तो मैं तुम्हारे हैंड ओवर कर देता है इसको, मैं रियली में कुछ नहीं इससे ढूंढ सकता, सच बोल रहा हूँ। लेकिन तभी वो बंदा मानता नहीं है और तुरंत एक स्टूडेंट पर अटैक कर देता है जिससे कि वो स्टूडेंट वहीं पर ऑन द स्पॉट मारा जाता है और वार्निंग देते हुए चला जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें 3 बीट्स का समय देता हूँ, अगर तुमने इसे नहीं दूर कर दिया तो मैं हर एक स्टूडेंट को मार दूंगा। तो वो प्रिंसिपल काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि जो कांगलान अकेडमी है वो आपका हर ऑर्डर मारने के लिए तैयार है, लेकिन आप इस तरीके से लोगों को मत मारिए। तो अपोस्टल आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो कांगलान अकेडमी है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुकी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हेवन गॉड पैलेस पर अपोस्टल पर अटैक करने की, तुम वाकई में मरने के लिए डिजर्व करते हो। तभी ये बंदा काउंट करना चालू करता है और बोलता है 3, 2, 1 और तुरंत इस बंदे पर अपने पावरफुल अटैक से अटैक कर देता है। लेकिन जब ऐसा होता है तभी पता चलता है कि अजीब से बीच में कोई आने के बाद
उस अटैक को इंटरसेप्ट कर देता है और वो करने वाला कोई और नहीं, वो हमारा एमसी होता है। इसको देखकर वो सभी लोग पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं कि यही वही बंदा है। इस बंदे का नाम ये किंग त्वान है और ये बताने लगता है कि सोवर्जियन यही वो बंदा है जो ये फैमिली का डिसेंडेंट है, जिसका नाम ये किंग त्वान है। और इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे हिट ही नहीं किया था, बल्कि मैं इसने हमारे बारे में बुरी बुरी बातें भी की थी और कहा था कि किसी का डेप्ट वगैरह या फिर उधारी वगैरह चुकाने के लिए जरूर आएगा हेवनली गॉड पैलेस पर। और ये वाकई में बहुत रिबेलियस है। तभी वो बोलने लगता है कि ये डिसेंडेंट है ये फैमिली का। ये वाकई में कितनी ब्रिजन वाली बात है कि इसने अपने आप को हमारे सामने आके प्रेजेंट कर दिया है। इन सुनकर सभी लोग एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और कहने लगते हैं बिल्कुल सही कहा, ये आज हमारे हाथों से पक्का मारा जाएगा। तो एमसी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरा नाम ही ये किंग त्यान है और मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार भी कर रहा था और परफेक्ट मौका मिला हुआ है तुमसे मिलने का आज। लेकिन वो सभी गार्ड्स उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन एमसी ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक झटके में उसे वहीं पर निपटा देता है और उसके बाद सीधे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल फ्राई हो और तुम मेरा रास्ता इस तरीके से नहीं रोक सकते। उन पर अटैक करते हुए हमारा एमसी मनी मन में कह रहा होता है कि ये बंदा जरूर जरूर ही हेवनली गॉड पैलेस का ट्रू मेंबर जरूर होगा। अगर मुझे सब कुछ पता लगाना है तो सबसे पहले उसे जितनी जल्दी हो सके इतना जल्दी उसे मारना होगा और जितनी ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन ही पता लगानी पड़ेगी उससे पहले। और जैसे एमसी उस पर अटैक करता है तो उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, जिसको देखकर ये पूरी तरह से कंफ्यूज होते सोचने लगता है कि ये बंदा डॉज क्यों नहीं कर रहा। तो ये उसकी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उससे कहने लगता है कि ये फैमिली के ब्रेड तुम्हें शायद हेवनली गॉड पैलेस के पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और तुरंत हमारे एमसी की स्वॉर्ड को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जब हमारा एमसी देखता है कि उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो वो पीछे की तरफ बैक ऑफ कर जाता है। अब जबकि उसकी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। ये काफी सरप्राइजिंग वाली न्यूज होती है और कहने लगती है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी, ये जो बंदा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जिससे पहले मैंने फाइट की थी उसके मुकाबले में। तभी ये हेवनली गॉड पैलेस का बंदा भी सीधे जाकर उस पर अटैक कर पड़ता है और कहने लगता है कि ये उतना बुरा भी नहीं था, तुम एक्चुअली में यहाँ पर मेरे एबिलिटीज और मूव्स को देखने में कामयाब रहे। तुम्हारे पास ये क्वालिफिकेशन तो है कि तुम मुझसे पर्सनली जाकर फाइट कर सको और एक्शन ले सको मेरे खिलाफ। और दोनों की फाइट वहां पर स्टार्ट हो जाती है और वो उसे मारने लगता है एमसी को, जिसके कारण एमसी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जिसको देखकर ये काफी खुश होते हैं ये दोनों के दोनों। ये तो चिल्लाने लगता है कि बच्चे तेरी हिम्मत कैसी हम पर अटैक करने की, देखा आखिरकार तूने मुझे मारा, अब तो इसका इसका हिसाब बराबर जरूर होगा। तभी प्रिंसिपल भी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि तुमने ये अपने आप पर लेकर आए हो। तभी एमसी इसको देखकर कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार किस तरह की स्ट्रेंथ है, ये बंदा हाई रैंक का मेंबर जरूर होगा हेवनली गॉड पैलेस का, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल सही बंदे को ढूंढ लिया है। अब समय आ चुका है अपना शो ऑफ दिखाने का। तो यान उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर मेरी कोई जरूरत है, जिसे देखकर वो काफी शौक होता है और कहने लगता है यान मुझे तुम्हारी जरूरत तो जरूर पड़ेगी। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इतने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा करो और मुझे इन सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी इन सभी को हराने के लिए। जब ये बातें करने में लगा हुआ होता है तभी ये बंदा उसे देखकर कुछ अजीब महसूस करता है। तभी हमारा एमसी इसके पास जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं उन सभी के सभी डिमन लॉर्ड्स को अपने पास बुला लेता है उससे फाइट करने के लिए। जिसको देखकर ये काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगता है कि डिमोनिक बीस्ट इंटरेस्टिंग। और तभी वो मंकी किंग सीधे आकर एक मारता है मुक्का, जिससे कि आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी हार मानने वाला है नहीं है। वो बंदा एक लात मारता है इस मंकी किंग के और कहने लगता है कि तुम कितने इग्नोरेंट हो, तुम्हें लगता है कि ये कुछ क्लमसी ब्रूट्स कहीं के मुझे हराने में कामयाब रहेंगे। और वो मंकी डीमन बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है, जिसको देखने के बाद बाकी डीमंस को गुस्सा आती है और वो चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हमारे मास्टर को अपोज करने की, मेरा नाम जियाओ है ही है और हम लोग तुम्हें सबसे पहले मार देंगे। जिसको देखकर वो बंदा उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम जैसे चूजे मुझे मारने में कामयाब भी रहेंगे, तुम बस कुछ नहीं मेरे हाथों से अपनी मौत देख रहे हो और तुम मरोगे पक्का। जब हमारे एमसी की तरफ उन दोनों को पकड़कर थ्रो कर देता है तो इसे देखकर ये बंदा काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि जो सोवर्जियन वाकई में कितने पावरफुल है, ये वाकई में हेवन गॉड पैलेस के लोअर रियल में एल्डर कहलाने के काबिल है। और तब बारी आती है यान की, अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है यान और कहने लगता है कि जियाओ त्यान त्यान तुम मुझे बस देखो कि मैं इसकी हालत किस तरीके से खराब करने वाला हूँ। लेकिन ये एल्डर काफी पावरफुल होता है, अपने एक ही पंच से उस यान को बहुत ज्यादा दूर जाकर फेंक देता है और कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। भले ही मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा केपेबल बीस्ट मौजूद है, लेकिन ये कितनी पिटी वाली बात है कि सभी के सभी लोग कचड़े हैं और कोई पावरफुल नहीं है। जिसको देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं पूरी तरीके से यूजलेस हूँ, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इसे हरा नहीं सकता। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी सेंस कर लिया था इस बंदे की ट्रू स्ट्रेंथ को, तुम सभी को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। और उनको वापस से उनकी जगह पर भेज देता है और कहने लगता है कि अब तुम मुझे फाइट करते हुए देखे। तभी हमारा एमसी यहाँ पर उन सभी के सभी जो डिमन लॉर्ड्स होते हैं उनके साथ फ्यूज हो जाता है, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जब ये सारी की सारी चीजें वो एल्डर देखता है तो वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये आखिरकार ये क्या चीज है, इस बंदे की स्पीड अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी है, इतना फास्ट कैसे हो चुका है ये बंदा। तो एमसी उसे एक मुक्का मारता है चेहरे पर और उससे कहने लगता है कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें आखिरकार जो ट्रू ये फैमिली मैन किस तरीके से पावरफुल और किस तरीके से अपने दुश्मनों को हराता है।
और एक मुक्का मारता है और वो एल्डर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और उसके बाद हमारा एमसी रुकता नहीं है, बल्कि में किक पे किक बजाया जाता है। और जब उसकी किक जमीन पर पड़ती है तो वो जमीन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और उस एल्डर की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। जब ये सब कुछ ये देखता है तो वो काफी शॉक होता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो सोवर्जियन है उसे अभी अभी एक्चुअली में हिट किया गया था इस बंदे के द्वारा, जिसको देखकर उस एल्डर की फट जाती है और कहने लगता है कि डैम इट, मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि जो लिटिल वॉर मास्टर होगा वो इस तरीके की ट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा और मुझे हराने में किस तरीके से कामयाब रहेगा। लेकिन फिर भी अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अब फुल पावर का इस्तेमाल करूंगा और तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। और अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन एमसी भी रेडी है। और उसने जो बीस्ट आई मीन डीमन लॉर्ड्स की पावर को एब्जॉर्ब किया था, उनके पंखों का इस्तेमाल करता है और अपने उसको शील्ड का तरह यूज कर बिना किसी दिक्कत के उसके अटैक को रोक कर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा रेड कलर के हैंड उस पर अटैक करता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है एमसी और कहने लगता है कि ये तो एक धोखा, एक इल्यूजन है। आखिरकार यहाँ पर एक और हिडन मूव है इसके पास अभी भी। और वो एक पावरफुल अटैक सीधे एमसी को जाकर लगता है, जिससे कि वहां पर एक जोड़कर धमाका होता है। तो एल्डर हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि मुझे इस बात से तो एडमिट करनी पड़ेगी, तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन हेवनली गॉड पैलेस के कर्स मार्क के सामने तुम बस एक चींटी हो और कुछ भी नहीं। लेकिन पता चलता है एमसी को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और वो उसके वापस से अटैक करने के लिए आता है। क्या लगता है तुम बहुत ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हो। जब ये बात एल्डर को पता चलती है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, ये भी काफी शॉक हो जाता है और एक मुक्का मारता है हमारा एमसी उसके पेट में और कहने लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरीके से हारा नहीं हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे कोई हरा भी नहीं सकता। जब अपोस्टल जी सब देखता है और प्रिंसिपल देखता है तो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है कि अब तो खत्म, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो सोवर्जियन है वो एक बच्चे से अपना मैच को जीत नहीं पाएंगे। तो एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरे हर एक क्वेश्चन का जवाब दो हॉनेस्टली, वो भी सच्ची तरीके से। लेकिन पता चलता है कि वो एल्डर तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, अब क्या करें। हमारा एमसी रिग्रेट करने लगता है तो वो कहने लगता है कि अगर मुझे इसके बारे में पता होता कि ये अंदर इतना कमजोर है तो शायद मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया होता। अब सबकी ये मर चुका है तो आखिरकार मुझे इसके क्लूज कहाँ से मिलेंगे। जहाँ पर ये पोर्शन की फट जाती है तो वो वहां से भगने की कोशिश करता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन एमसी उसे नोटिस कर लेता है और सो अपनी एनर्जी से रोकते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन ही नहीं दी अभी। और वो अटैक इस बंदे के सीधे जाकर पेट में लगता है, जिससे कि उसे चोट लग जाती है और ये बंदा अटैक खाने के बाद जमीन पर जाकर गिर जाता है। तभी हमारा एमसी भी थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे कुछ समझ नहीं पा रहा होता और मन ही मन में कह रहा होता है कि आखिरकार मैंने अभी अभी से क्यों मार दिया, ये तो खत्म हो गया, फिर से मर गया, जो लास्ट क्लू था वो भी जा चुका है। तभी यान उसके पास आता है और उससे पूछ लगता है कि तुम किस तरीके के क्लू को ढूंढने में लगे हुए हो, तो मुझे बता सकते हो। तो वो कहने लगता है ऑफकोर्स सी बात है, मैं हेवनली गॉड पैलेस की लोकेशन के बारे में पता लगाना है। तो यान उसे बताता है कि क्या लियू यू ने तुम्हें जो ट्रैकिंग टेक्निक है तुम्हें उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्या, तुम उसकी मदद ले सकते हो। तो हमारा एमसी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। तभी मिस ली यहाँ पर आ जाती है उसके ब्रदर जी चिल्लाते हुए और कहने लगती है कि यहाँ पर क्या हुआ। ये वहाँ पर बहुत ज्यादा आवाज आने में लगी हुई थी। एमसी इसको देखकर काफी खुश होता है और तुरंत उसके पास जाकर उससे कहने लगता है कि मिस ली तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। इसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और शौक भी। जहाँ पर एमसी कहने लगता है क्या तुम यहाँ पर उस हेवनली गॉड पैलेस की लोकेशन पता लगा सकती हो इस बंदे से। तभी ये कहती है कि जब तक इसके पास ऑरा होगा हेवनली गॉड पैलेस का तो मैं बिना किसी दिक्कत के ट्रैकिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तभी वो कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर अगर कुछ भी होता या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस अपना ट्राई करो। और वो यहाँ पर अपनी मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है और उसकी लोकेशन को ट्रैक आउट करती है। और जब ट्रैक कर रही होती है और जिस बंदे को उसने ट्रैक किया था वो उसका पता लगा लेता है और एक मुक्का मारते हुए क्या लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है मुझ पर इस तरीके से जासूसी करने की। और जब उसका बैकस्लैश इसको पड़ता है तो ये काफी दूर जाकर गिरती है, जिसको देखकर हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो। तो वो बताने लगती है कि मैंने उसकी ब्रांच को तो ढूंढ लिया है हेवनली गॉड पैलेस के, लेकिन वहां पर जो अंदर लोग मौजूद है उन्होंने मेरे बारे में पता लगा लिया। ये देखकर वो काफी शॉक होता है एमसी और पूछने लगता है कि ब्रांच। तो वो उसे बताने लगती है कि ये जो ब्रांच मौजूद है वो साउथ ईस्ट में मौजूद है प्रोफाउंड बीन लैंड पर, लेकिन वहां पर काफी पावरफुल पर्सन्स लोग मौजूद है। जहां पर जिस बंदे ने उसका पता लगाया था वो चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत आ चुकी है कि मेरे इलाके में इस तरीके से पता लगाने की कोशिश की मेरी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा रे। दूसरी तरफ हमारा एमसी को जब पता चलता है इसकी लोकेशन के बारे में तो वो काफी एक्साइटमेंट से भरते हुए कहने लगता है कि भले ही मैंने उसके मेन हॉल के बारे में पता नहीं लगाया, लेकिन ब्रांच हॉल इतना बुरा भी नहीं है। कल मैं जाता हूँ उनकी टेरिटरी में और उनसे मिलकर आता हूँ। ये सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है मिसली और उससे कहने लगती है कि ये ब्रदर आपको इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि जो हेवनली गॉड पैलेस है उसके पास सुप्रीम एग्जिस्टेंस है वो, और यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला अगर हम लोग उनसे फाइट करेंगे इस तरीके से। तो ये सुनकर एमसी बताने लगता है और कहने लगता है कि सुप्रीम एग्जिस्टेंस, मैं ये इम्तिहान, मैंने कभी भी किसी चीज से आज तक नहीं डरा हूँ।
और तुरंत जिया हुई को बुलाता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो। तो डॉगी आकर कहने लगता है कि मास्टर आप मुझे ऑर्डर दीजिए। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम जाओ 100 फ्लावर्स बिल्डिंग में और जितने भी लोग हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर लो ये फैमिली की फोर्सेस को तियानलू सिटी में, और कल हम तुम मुझे फॉलो करोगे ताकि हम लोग बैटल फील्ड में जा सकें। और तुरंत इस बात से ये भी एग्री हो जाता है और चला जाता है। पीछे से प्रिंसिपल की टीम पूरी सब कुछ देख रही होती है और कह रही होती है कि मैं तो बस आराम करने के लिए जा रहा हूँ, इस बंदे का तो कुछ करना पड़ेगा। एमसी तभी अयान से कहता है कि जान अब हमें भी चलना चाहिए, तुम भी मेरे साथ जरूर चलना कल फाइट करने के लिए। तो लड़की कहने लगती है कि ये ब्रदर मैं भी आपके साथ कल जाना चाहती हूँ फाइट करने के लिए। प्रिंसिपल काफी शौक होते हुए कहने लगता है कि मैंने फाइनली यहाँ पर समझ में आ चुका है कि आखिरकार जो मास्टर थे उन्होंने अपना स्वॉर्ड इंटर्न इनहेरिट करने के लिए इसे क्यों चुना था। अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये वाकई में एकेडमी को एक डिफरेंट रास्ते पर लेकर जरूर जाएगा। और ये लड़की के साथ हमारा एमसी वहां से जाने लगता है तो उसकी इस तरीके के मूवमेंट्स को ये टीचर भी देख रही होती है एक मिरर में से, और कह रही होती है कि ये चाइल्ड है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, इसने कितनी बिना किसी दिक्कत के डिजास्टर को यहाँ से भगा दिया, शायद ये बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है। कुल्लन तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। यहाँ पर वो कहने लगती है हंसते हंसते कि इतने ज्यादा साल गुजर चुके हैं और मैंने कभी भी इतने ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट को नहीं देखा इसके मुकाबले में, लेकिन हमें अभी भी इसे ऑब्जर्व करना जारी रखना पड़ेगा। तभी नेक्स्ट डे का सीन आता है जहाँ पर हमारा एम सभी से कहने लगता है कि जिया हुई आखिरकार जो लॉर्ड है आई मीन जो साथी है ना उसका, वो कह रहा होता है उससे जिया हुई कि लॉर्ड यहाँ पर कब आ रहे हैं। तो वो डॉगी बताने लगता है कि वो जल्दी यहाँ पर पहुंचते होंगे, तुम हमें बस थोड़ी देर के लिए और इंतजार करना है। और तभी यहाँ पर हमारा एमसी आ जाता है और वो बताने लगता है कि जिया हुई जरा उधर देखो, जिसको देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तो एमसी कहने लगता है कि जो गैदरिंग थी यहाँ पर लोगों की वो कैसी रही, क्या सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो बताने लगता है कि रिपोर्ट करना चाहते हैं लॉर्ड को, जितने भी 130 पीपल थे 130 लोग हमारे कैनली सिटी में सभी लोग असेंबल्ड हो चुके हैं और आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। तभी वो कहने लगता है कि अच्छी बात है, हमें अभी की अभी निकलना पड़ेगा। जहाँ पर एमसी उससे कहने लगता है कि मिस ली आप हमको रास्ता दिखाइए। तो वो कहने लगती है कि तुम काफी काइंड हो ये ब्रदर, आपको मैं रास्ता जरूर दिखाऊंगी, लेकिन ये ब्रदर यहाँ पर आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। तो वो कहने लगता है जो हेवन गॉड पैलेस है और मेरी ये फैमिली है उसके बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी है और यहाँ पर मुझे दोबारा इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब जबकि कोई ऑप्शन नहीं बचता लड़की के पास तो वो एग्री हो जाती है और कहने लगता है कि ठीक है अब सब सभी के लोग मुझे फॉलो करो। यहाँ पर एमसी भी कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो, कोई भी पीछे मत रह जाना, ठीक है ना। दूसरी तरफ एक जगह दिखाया जाता है एक बंदा अगरबत्ती जला रहा होता है जो कि यहाँ पर खड़े खड़े पता नहीं क्या सोच रहा है। और तभी ये बंदा कुछ अजीब सी चीज को नोटिस करता है और कहने लगता है कि ये ऑरा तो बिल्कुल कल वाला है जो कि कल यहाँ पर आया था। तभी हमारा एमसी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचता है तो लड़की उससे पूछने लगती है कि ये ब्रदर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यह है वो ब्रांच है जो कि हेवनली गॉड पैलेस की मौजूद है। जब एमसी से देखता है तो कहने लगता है कि ये जगह पर छुपी हुई थी ये ब्रांच, अब मुझे समझ में आया कि हम लोग इसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे। जिया की जाकर इन्फ्लेट करने के लिए भेजो ताकि हम लोग इंटेलिजेंस का पता लगा सकें और सारी इंफॉर्मेशन पता लगा सके। तभी ये बंदे अपने साथ दो साथियों को लेकर जाता है और कहने लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब सी चीज को महसूस करता है और एक बहुत बड़ा अटैक उन सभी की पूरी पूरी टीम को दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि इसकी हिम्मत हो चुकी है हमारे हेवनली गॉड पैलेस में इस तरीके से घुसने की, और जो भी घुसने की कोशिश करेगा यहाँ पर उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा हेवनली गॉड पैलेस के द्वारा और तुरंत बिना किसी मर्जी को दया के मार दिया जाएगा। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि यहाँ पर तो कई सारे लोग मौजूद है इस ब्रांच हॉल में। तो लड़की भी कहने लगती है कि ये ब्रदर यहाँ पर मुझे पता है कि काफी कम नंबर्स में मौजूद है, लेकिन सभी के सभी जितने भी लोग हैं वो कल्टीवेटर्स हैं और वॉर एम्पर रियलमी के हैं, हमें उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो एमसी कहने लगता है कि वॉर आई तुच्छ से वॉर एम्पर रियलमी के मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जहाँ पर वो अपने साथियों को लेकर जाते हैं उससे क्या लगता है कि ब्रदर्स तुम मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ कर लेकर आता हूँ मेन हिल में पहुंचने के लिए। और सभी लोग काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं इस बात को सुनकर। जब एमसी अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये बंदा वापस से एमसी को अपने उस धागे से पकड़ने की कोशिश करता है रस्सी से, लेकिन एमसी बिना किसी दिक्कत के उसके एक अटैक को झटके में फ्लैग कर देता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये बंदा सोच ही रहा होता है कि क्या चल रहा है उसके साथ, तभी हमारा एमसी आकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे कि उसकी शकल का थोपड़ा बिगड़ जाता है पूरी तरीके से और दूर जाकर गिरता है और उसकी बैंड बच जाती है। ये देखकर कंफ्यूज होते चिल्लाते उसे कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं एक्चुअली में एक वॉर मास्टर के द्वारा हिट कर लिया जा चुका हूँ, लेकिन कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है काफी घमासान युद्ध चल रहा है और कहने लगता है जो हेवनली गॉड पैलेस है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तभी नोटिफिकेशन आता है सिस्टम के द्वारा कि हेवनली बुक डिस्कवर की चुकी है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि कहाँ पर है वो हेवनली बुक। सिस्टम उसे बताने लगते हैं कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हॉल, जहाँ पर कम से कम जो साउदर्न कॉर्नर पे हॉल में है ना वहाँ पर एक श्राइन मौजूद है। जिसको देखकर वो काफी खुश होते हैं, कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मैंने अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट मुझे मिल जाएगी, फैंटास्टिक। और जब हमारा एमसी उस हॉल पर पहुंचता है तो वो पूरी तरीके से खाली पड़ा होता है, लेकिन तभी एक बंदा उस पर स्नीक अटैक करता है चुपके से और कहने लगता है कि बच्चे अच्छा तो तुम हो यहाँ पर जो इसने मेरे पर
चुपके से अटैक करने की कोशिश की थी हमारे इलाके में। आखिरकार तुम्हें हम पर अटैक करने की हिम्मत दी तो दी किसने? जब हमारा एमसी उसकी प्रेजेंस को महसूस करता है तो वो भी काफी शॉक होता है, बट इतना तेज था अपने और अपनी प्रेजेंस को छुपाने में कि फिर भी हमारा एमसी बच नहीं पाता उसके अटैक से, और कहने लगता है कि जियाओ त्यान यान, अब तुम कैसे बचोगे मेरे हाथों से। और तुरंत हमारे एमसी के सीने में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल पड़ता है और उसे काफी डैमेज भी हुआ है। जब यान को ये दिखता है तो उसे काफी गुस्सा आती है और वो बचाने के लिए आगे बढ़ पड़ता है और तुरंत उस पर अटैक कर देता है, और अटैक करते हुए उस बंदे का हाथ काट लेता है। तो वो बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए हमारा एमसी उससे बैकअप कर जाता है और दूर भाग जाता है। उसे काफी चोट तो आई होती है इस मूवमेंट पर, और कहने लगता है अपने आप से, मैं काफी केयरलेस था, यहाँ पर अभी भी कुछ बंदे चुपकर बैठे हो मुझ पर अटैक करने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। जब ये बात इसे पता चलती है तो ये भी काफी शॉक होता है, क्या लगता है कि डैम इट, आखिरकार ये कहाँ से आ गई चीज और मुझे इस तरीके से क्यों काटने में लगी हुई है। तुम्हें तो वाकई में अपने गॉड को सर्व करना चाहिए, मैं जिसको सर्व करता हूँ तुम उस बंदे को चोट कैसे पहुंचा सकते हो, जाओ मर जाओ तुम तुच्छ कीड़े कहीं के। और वो यान को बहुत ज्यादा दूर दीवार में फेंक देता है, जिसको देखकर एमसी कंफ्यूज होते उससे पूछता है, यान भाई क्या तुम ठीक हो? यान कहने लगता है कि मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं, मैं तो ठीक हूँ। इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सभी बातों से, और वो डायरेक्टली अटैक करता है एमसी पर और कहने लगता है कि तुम सबसे पहले तुम हमारे हेवनली गॉड पैलेस को चैलेंज कर दिया था तुमने, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तो एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा पूरी तरह से डिफरेंट है आउटसाइड के मुकाबले में, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तभी वो बंदा अटैक करता है एमसी पर और कहने लगता है कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा और अपनी अथॉरिटी दिखाऊंगा पूरी की पूरी दुनिया के लोगों को। हमारा एमसी बिना किसी दिक्कत के डॉज करता है, लेकिन ये बंदा काफी तेज था। फिर भी दोनों के युद्ध चालू होता है और फाइटिंग में हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है। इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है, लेकिन वो फिर भी वापस से अटैक करता है और कहने लगता है कि तुम्हारी इस बेकार सी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, जो ये हेवनली गॉड पैलेस के लिए काम करता है, तुम बस मरना चाहते हो। लेकिन तभी हमारा एमसी बिना किसी दिक्कत के उसके पावर अटैक को रोकने में कामयाब रहता है किस तरीके से, और डीमन लॉर्ड को बुलाकर कहने लगता है कि जियाओ हाई, जियान टेपे, गोल्डन रॉक, इस सभी को जाकर अभी मार दो। ये देखने के बाद इस बंदे की गति फट जाती है और काफी शॉक होता है। इतने ज्यादा प्रेशर को झेलना इसके लिए थोड़ा हार्ड तो हो रहा होता है, लेकिन एक एमसी को इतना मूवमेंट मिलता है कि वो इससे थोड़ा डिस्टेंस बना सके। तभी जियान टैपे उस पर एक जोरदार अटैक करता है, तो इसे देखने के बाद कहने लगता है कि लकीली मैंने बिल्कुल सही समय पर रिएक्ट कर दिया था, वरना मैं आज पक्का मारा जाता। लेकिन दूसरे दिखाया जाता है कि जियान टैपे के तो पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स को वो बंदा एक ही झटके में हराकर दूर फेंक देता है। और तभी इसकी टोपी जब उसके सर से हटती है तो भाई इसकी टोपी कुछ अजीब नहीं लग रही, ये कुछ जानी पहचानी लग रही। एग एग विलन डूम से कुछ याद आया तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना ये इसकी शक्ल किस बंदे से मिलने में लगी हुई है। यहाँ पर चिल्लाते अटैक करते हुए कहने लगता है कि मुझे स्नीक अटैक से बहुत नफरत है। एमसी को भी काफी दिक्कत आ रही होती है और कह रहा होता है कि मैं इस तरीके से इस फाइट को ज्यादा लॉन्गर नहीं खींच सकता, मुझे जल्द से जल्द ये फाइट खत्म करनी पड़ेगी। फिर इसकी नजर अपने डीमन लॉर्ड्स पर जाती है और एक बार फिर से हमारा एमसी उनके साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद वो कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है। और जो बंदा जब उसके फ्यूज होने के बाद उस पर अटैक करता है तो एमसी को उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसको देखकर ये काफी शॉक होता है, उसके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पे। तो एमसी भी काफी फायदा उठाता है इस मौके का और तुरंत उसे पकड़कर जियान डेबे की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसको वहीं पर दबाने लगता है और उससे कहने लगता है कि आज तुम पक्का नहीं बचोगे, कितना ज्यादा तुमने इतना बवासार मचा रखा है और कितना नॉइसी और कितना चिल्लाने में लगे, और दूर लात मारकर भगा देता है फिर। और वो बंदा जैसे ही पीछे जाकर टकराता है तो वो कुछ अजीब सा महसूस करता है और उसे काफी चोट भी लग चुकी होती है। जब डॉगी से देखता है तो वो काफी खुश होता है, कहने लगता है कि मच्छर काफी पावरफुल है, तुम्हारी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ चुकी है। यहाँ पर एमसी सिस्टम को बुलाते हैं और उससे पूछता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर एक और हेवनली बुक मौजूद है आसपास, तो कहाँ पर वो? तो वो बताने लगती है सिस्टम की जो हेवनली बुक है वो स्टेच्यू में मौजूद है, जो कि वहां पर खड़ा हुआ है। अगर ये वाकई में इस स्टेच्यू में मौजूद है तो काफी इंटरेस्टिंग वाली बात है। और तभी वो वहां से एक बॉक्स टाइप निकालता है और उससे पूछ लगता है कि इस बॉक्स के अंदर है, चलो हम लोग ऐसे सबसे पहले तो ओपन करके देखते हैं। और जैसे वो उसे ओपन करता है तो वो काफी शॉक होता है कि उसके सामने एक बुक पड़ी होती है और क्या लगता है कि ये तो हेवनली बुक है वाकई में, मैंने फनली से ढूंढ लिया है। और वो काफी खुश नजर भी आ रहा होता है एमसी, और जब वो ध्यान से देखता है तो वो उसकी आंखों के पसीने छूट जाते हैं, यस आंखों के पसीने। और तभी अचानक से उस बुक को हमारे एमसी के दिमाग के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इसको देखकर वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि बुक कहाँ पर गई, अभी तो ये यहीं पर मौजूद थी। तो सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारी जो बुक है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी है, क्या तुमने सभी फील नहीं किया? तो एमसी उसे कहने लगता है कि मुझे वाकई में कुछ भी फील नहीं हो रहा। और तो और इतना ही नहीं, और कहने लगता है कि वेट, जो हेवनली बुक है उसे वाकई में स्कॉलर की जरूरत पड़ती है ना इसे अनलॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी स्कॉलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं है, शायद इसीलिए इसे मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ। खैर अभी कुछ नहीं कर सकते, आसपास देखते हैं तो शायद मुझे भी स्कॉलर यहाँ पर मिल जाए। तभी अचानक से एमसी जो पॉट रखा होता है जिसमें वो लोग अगरबत्ती जला रहे थे, वो उस पॉट को मूव करता है, तो तभी वहां पर अचानक से जिस स्टेचू से वो बुक निकाली थी वो वहां से एक पोर्टल बन जाता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज और शॉक से भरता है और कहने लगता है ये ट्रैप एक्चुअली में ओपन हो चुका है एक स्पेल चैनल को, ये काफी सरप्राइजिंग है। ये जो पोर्टल है वो एक नई जगह पर जाने का है, चलो चलते हैं यान।
और पता लगाते हैं कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो कहने लगता है कि ये क्या चीज है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मैं मेन हॉल में पहुंच चुका हूँ हेवनली गॉड पैलेस के, जहाँ तक कि हमें इसे पहुंचने के लिए हमें एक बैरियर को क्रॉस करना होगा और सिंपली टेलीपोर्टेड कर दिया गया है हमें इसे मेन हॉल में। काफी सरप्राइजिंग है। भले ही ये बस थोड़ी मेरा गैस हो सकता है, लेकिन मैं इसके अभी भी ट्राई करना चाहता हूँ। और तभी जैसे ही वो उस पर अटैक करता है बैरियर को तोड़ने के लिए, तभी वहां पर एक बहुत सा बड़ा मुक्का आता है, पंच आता है और सीधे जाकर एमसी को एक जोरदार मारता है, जिससे कि एमसी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो इसके साथ चल क्या रहा है, और वो पोर्टल के अंदर नहीं जा पाता उस समय पर। तभी एक अजीब सा नोटिफिकेशन आता है और जिसको देखकर वो काफी गुस्से में क्या लगता है कि डैमेज, जब थोड़ी और देर के लिए जहाँ पर एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग पर्सन गार्ड करने में लगा हुआ है दूसरी साइड पर, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहने लगता है कि वार्निंग वार्निंग, तुम्हारी हेल्थ कंटिन्यूसली लॉस हो रही है, प्लीज अपने आप को हील कर लो। हील करने के बाद वो मन में सोचता है, कहने लगता है कि लकीली मेरे पास कई सारे हेल्थ पोशन मौजूद है, वरना मैं आज पक्का मारा जाता। इसको देखकर लगता है कि मैं इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकता, मुझे कुछ उसके बारे में सोचना होगा। तो एमसी उस पोशन को लेकर खड़ा होता है और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना चालू कर देता है। और क्या लगता है कि ओ शिट, मैं तो भूल ही गया था आउटसाइड के बारे में, और आउटसाइड में बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ फाइट चलने में लगी हुई है। जब ऐसा होता है तो ये लड़की और ये लड़का जहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते उसका मुकाबला, जिसको देखकर ये काफी खुश होते नजर आता है। और क्या लगता है कि लिटिल पिटी, ये काफी कितनी ज्यादा पिटी वाली बात है इस लिटिल गर्ल पर कि तुम यहाँ पर मारी जाओगी। इससे बेटर ये रहेगा कि मैं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा एंजॉय कर लूँ और इसे फिर उसके बाद मारूं। तभी एक अटैक आता है उस बंदे के चेहरे पर लगता है उस लड़की के, और दूर जाकर फेंक दिया जाता है। और क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस वुमन को, जो कि मेरे बगल में रहती है हमेशा, तुम तो वाकई में जिंदा नहीं रहना चाहते अपनी जिंदगी में। और उससे पूछने लगता है कि मिस ली यू, क्या आप ठीक है? तो वो कहने लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ब्रदर, ये तुम बताओ अपने बारे में। और उससे पूछता है लिटिल टर्टल आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या? तो वो बताता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है लॉर्ड, मैंने ऑलरेडी सस्टेन जो मैंने इंजरी झेली थी वो बस छोटी मोटी इंजरीज थी। तभी और ज्यादा रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और कहने लगता है कि जाओ और इसको अभी के अभी यहीं पर बांध दो। ऐसा करते हुए वो जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो सभी लोग मारे जाते हैं, जिसको देखने के बाद ये काफी शॉक होती है और उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन जो लॉर्ड की स्ट्रेंथ है वो फिर से इंप्रूव हो चुकी है। तो वो बताता है हमारा एमसी कि जो लिटिल टर्टल है वो मिशन कंप्लीट कर दिया है, और किसी को यहाँ पर गार्ड करने की जरूरत रहेगी स्टैच्यू को साउथर्न कॉर्नर में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। किसी को भी लेट डाउन मत करने देना अपने ऊपर। लेकिन अब समय आ चुका है कि अब हम मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले एक काम निपटा लिया जाए। तभी वो सीधे जाकर एक स्वॉर्ड थ्रो करता है और पता चलता है कि ये तो एक मिरर है। हमारे एमसी के सामने एक मिरर आ जाता है और जो मिरर में खुद की रिफ्लेक्शन होने में लगी हुई है, और इतना ही नहीं बल्कि में जो रिफ्लेक्शन है वो रियलिटी में भी आ जाती है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज से पूछता है कि ये सब क्या चीज होने में लगी है ये। और अगले ही पल टोटली हमारे एमसी का एक रिप्लीकेशन उस मिरर से बाहर निकलकर एमसी के साथ फाइट करने के लिए रेडी होता है। और वो सिर्फ और सिर्फ रिप्लीकेशन ही नहीं होता बल्कि वो उसकी तरफ स्माइल मारता है। फिर उसके बाद दोनों के बीच का घमासान युद्ध और फाइट वहां पर स्टार्ट हो जाती है। जब वो बंदा एमसी पर अटैक करता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है एमसी, और समझ नहीं पा रहा होता कि क्या चल रहा है। और वो काफी कंफ्यूज होते हैं, मन में सोचता है, क्या लगता है कि इम्पॉसिबल, ये बंदा मेरे हेवन एंड अर्थ स्वॉर्डमैनशिप को भी जानता है, लेकिन कैसे? यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके अटैक से पहले से अटैक से तो डॉज करने में किस तरीके से कामयाब तो रहता है, लेकिन तभी वहां पर उसके पूरे मेंबर्स आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर ये आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, और एक और तुम्हारा जैसा बंदा वहां पर क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर ये बंदा अभी मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं जीतने पाला। और तभी अचानक से वो एक अजीब तरीके की आई रोशनी या फिर मत्थे से मत्थे वाली रोशनी मिलती है, जिसको देखने के बाद वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है। और जब ऐसा होता है तो पता चलता है कि हमारा एमसी कुछ और नहीं बल्कि मैं अपनी माइंड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके दिमाग में घुस जाता है और एक फैंटम बुला लेता है बहुत बड़ा उसके माइंड में। और जब वह ऐसा करता है तो वहां पर माइंड में जाने के बाद एक मिरर नहीं बल्कि में ऐसे न जाने कितने मिरर्स होते हैं, जिनको देखकर वो काफी कंफ्यूज होता है। और उससे क्या लगता है कि ये तो मेरा माइंड है ना, ये कितनी अजीब वाली बात है और कितना अजीब सा लगने में लगा हुआ है। आखिरकार जो नॉर्मल पर्सन का माइंड है वो इस तरीके से कैसे हो सकता है, लेकिन ये सब क्या चीज होने में लगी है जरा एक मीटर को। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदा असलियत में ह्यूमन है ही नहीं? खैर अभी इसके बारे में भूल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम कौन हो। सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रू फॉर्म को यहाँ पर एक्सपोज कर दूंगा, और फिर तुम्हें पक्का आ रहा और वहीं पर जितने भी मिरर्स मौजूद होते हैं सभी को एक एक करके डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़े धमाके भी होते हैं टूटने के कारण। और जैसे जैसे वो उसको तोड़ता जाता है वैसे वैसे बाहर वाला इसकी कॉपी जो होती है वो धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। और इन द एंड वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में आकर सभी के सभी लोग जाकर दूर गिरते हैं, और उन्हीं में से एक लाइट बाहर निकलती है, और वो निकलने वाला कोई और नहीं बल्कि में हमारा एमसी होता है। वो बिना किसी दिक्कत के बाहर आने में कामयाब रहा। और तभी वो कुछ सीरियस जैसा देखता है और कंफ्यूज होता है, और उससे कहने लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी जा चुका है यहाँ से। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ यह ब्रॉन्ज मिरर यहाँ पर बचा हुआ है? क्या ये जो ब्रॉन्ज मिरर है वो सारा का सारा इसके पीछे है, जो भी अभी जो बंदा मुझसे फाइट कर रहा था?
तभी इस ब्रॉन्ज मिरर में से एक अजीब तरीके की लड़की निकलती है और वो कहने लगती है, ये कुंगत्यान, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन हो, तुमने इसे ऑब्जर्व कर लिया है इतने ज़्यादा समय के बाद से, और फाइनली तुम्हारा अप्रूवल इसे मिल चुका है। और यहाँ पर इसकी वही टीचर होती है जो कि इसे मिशन दिया करती थी। इसको देखकर वो काफ़ी कंफ्यूज और शौक से भर जाता है और एमसी उससे पूछने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैंने आखिरकार किसके अप्रूवल को पा लिया है। तो वो बताती है कि ये कुंडलन मिरर है। ये सुनकर एमसी शॉक होते हुए कहने लगता है कि क्या, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि ये एक कुंडल मिरर है। तो वो बताने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, यही कुंडल मिरर है। तो एमसी से पूछता है कि आखिरकार जो कुंडल मिरर है वो मुझे अप्रूव क्यों करोगी, मैं ये क्यों, मैं किस तरीके का कोई प्ले थिंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, या फिर कोई खिलौना वगैरह तो बिल्कुल नहीं। तो वो बताने लगते हैं कि वेल, ये काफी लंबी स्टोरी है और इसको एक मास्टर की जरूरत थी ताकि इसके अंदर का जो स्पेस है वो कम्प्लीटली कोलैप्स ना हो सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते कई सारे वर्ल्ड, क्योंकि इसके स्पेस के अंदर कई सारे सीक्रेट रियल मौजूद हैं जहाँ पर विल्ड स्पीसीज रहती है इस कुल्लू मिरर के अंदर। और एक बार एनर्जी अनबैलेंस्ड हो चुकी तो सीक्रेट रियल भी है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं जो हेवन गॉड पैलेस है वो ऑलवेज एग्जिट करता था सेकंड डायमेंशनल स्पेस में, जो कि इस रियलिटी से पूरी तरह डिटैच्ड है। अगर इन मतलब कुछ रिसेंट सालों में आसपास के कभी कभी कुछ समय के दौरान जो स्पेस है वो इनसफिशिएंट हो चुका है, तो वो सभी के सभी लोग सीज करना चाहते हैं इस कुंडलन मिरर को और इसके इस्तेमाल से ओपन करना चाहते हैं एक नए स्पेस को फॉर अपने पावर को एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इसको सुनकर एमसी कहने लगता है कि अच्छा, अब मुझे समझ में आया, अब मुझे पता चला कि आखिरकार जो पोर्टल्स है वो मेन हॉल का पोर्टल हेवनली गॉड पैलेस से कैसे जुड़ा था। तभी वो मिरर भी वो बोलते हुए उससे कहने लगती है कि लिटिल वन, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग सीड हो, तुम्हारा मानना पड़ेगा तुम में दम तो है, और तुम्हारे पास अगर इनफ पावर इसे मेंटेन करने के लिए स्पेस को देने पड़ोगे और मेरे साथ मिल जाओगे तो तुम्हारे लिए और भी फायदेमंद रहेगा। तो तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे मेरे साथ? जब तक तुम मेरे मास्टर बन जाओगे तो तुम सीक्रेट रियलमी की जितने भी इंसाइट्स मौजूद हैं सबको तुम इंजॉय कर सकते हो, और यह इम्पॉसिबल भी नहीं होगा कि वहां पर तुम अपना खुद का स्पेस भी बना सकते हो। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एमसी, और कंफ्यूज होते कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा सडन हो चुका है मेरे लिए, और अचानक से ये आ चुका है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये कहीं किसी की तरह कोई ट्रैप सेट किया तो नहीं है और जो मेरे लिए इंतजार कर रहा हो अंदर, अगर ऐसा हुआ तो मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन सीक्रेट रियल में काफी अच्छी चीज होने वाली है, लेकिन अगर मैंने इसे अभी छोड़ दिया तो ये काफी ज्यादा बेइज्जती वाली बात होगी, आई मीन बहुत ज्यादा बुरी बात होगी। खैर, अभी इसके बारे में भूल जाओ, आखिरकार मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी को तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। सबसे पहले मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, फिर का फिर देखेंगे। और जैसे ही वो अपना ब्लड निकाल कर उसको टच करता है तो वो काफी खुश होती है मिरर, और उससे कहने लगते हैं कि नॉट बैड नॉट बैड, आज से तुम मेरे मास्टर हो। और ऐसा कहते ही आसपास पूरी तरीके से धुआं धुआं सा होने लगता है और वो उसके अंदर जाने लगता है, जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ब्रदर जी, लॉर्ड क्या करें, अभी से हो गया। और जब हमारा एमसी जैसी कॉन्टेंट बनाता है तो वो उसके मिरर अंदर अंदर जाने के बाद कुछ अजीब सी देखता है, और जब वो अंदर पहुंचता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछने लगता है कि ये क्या चीज है। तो कुंडली मिरर से बताने लगता है कि मास्टर, ये मेरी यूनिक स्पेस है, अगर आपको दूसरे उस वर्ल्ड में जाना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो आपको दरवाजा सामने दिख रहा है उसे खोल लेना है और आप डिफरेंट सीक्रेट रियलमी में पहुंच जाओगे। और ये देखकर वो पूछता है कौन सी सीक्रेट रियलमी में। लास्ट टाइम मैं सीक्रेट रियलमी में घुसा था, वहां पर मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मैं भी जानना चाहता हूँ कि जो सीक्रेट रियलमी है वो आखिरकार इस बार कैसी रहने वाली है। तो वो बताने लगते हैं कुल्लन मिरर, अगर जो मास्टर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो तुम इस दरवाजे को खोलकर जाकर खुद देख सकते हो। और वो दरवाजे को खोलता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाकर अंदर देखता हूँ कि क्या हो रखा है। और जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वो अपने आप को एक अजीब सी नई जगह पर पाता है, और वो काफी शौक होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर इसमें एक सीक्रेट रियलमी में एक सिटी मौजूद है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है और बताता है कि यहाँ पर एक स्कॉलर मौजूद है। तो एमसी काफी शौक होते हुए पूछ लगता है क्या स्कॉलर। तो सिस्टम बताने लगती है कि ये स्कॉलर इस सिटी के अंदर मौजूद है। तो वो पूछने लगता है कि तुम मुझे इसकी लोकेशन बता सकते हो। ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हुई, मैंने अभी अभी न्यू हेवनली बुक को पाया है और मुझे यहाँ पर एक स्कॉलर भी मिल चुका है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही। लेकिन तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार वो इसको जो स्कॉलर है वो है कहाँ पर। तो वे सिस्टम बताने लगते हैं कि तुम्हें साउथ ईस्ट में जाना चाहिए। और जब वो वहां से गुजर रहा होता है तभी वो कुछ लोगों को नोटिस करता है और कुछ अजीब सा लगता है, और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, ये किस तरीके की लवली चीज होने में लगी हुई है। तो वो कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर ड्रैगन हंटर रिक्रूटमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस चालू करने वाले, में इंतजार नहीं कर सकता, इसको तो जल्दी चालू होना चाहिए, हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए।
तभी नोटिफिकेशन आता है कि स्कॉलर की लोकेट कर लिया जा चुका है और इस मेंशन के अंदर है वो स्कॉलर। तभी एक बड़ा हुआ आता है और उससे कहने लगता है कि आप सभी को इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहूंगा, आखिर का जो ड्रैगन हंट का रिक्रूटमेंट है कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर चालू होने वाला है। और बताने लगता है बड़ा उन सभी को कि जो रिक्रूट होना चाहते हो तो तुम्हें 2 स्टेज को कंप्लीट करना पड़ेगा जो कि हमारी लेडी की तरह सेट की गई है। ये सुनकर टकलू उससे पूछता है कि कौन सी स्टेज है, तो बताने लगता है कि फर्स्ट स्टेज तो सबसे पहले मार्शल आर्ट कंपटीशन है, बिकॉज सिर्फ से स्ट्रॉन्ग बंदा ही सर्वाइव कर सकता है इस मिशन को। मेरे पास यहाँ पर 10 बैम्बू स्टिक्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं और तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आखिरकार तुम किस तरीके से पास कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और जो टॉप 3 रहने वाले हैं वो सेकंड स्टेज पर जा पाएंगे। और सभी लोग तुरंत बिना कोई समझे उसको टूट पड़ते लेने के लिए। और उन सभी भीड़ में हमारा एमसी भी होता है और कहने लगता है कि मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, एक बार पास हो जाएगा तो शायद मुझे मौका मिल जाएगा उस स्कॉलर को अच्छी तरीके से सर्च करने के लिए। तभी वो देखता है तो वहां पर एक भी स्टिक नहीं बचती और बड़ा उसे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी स्पॉट नहीं बचा हुआ और कहने लगता है कि जितने को भी स्टिक्स मिल चुकी है वो सभी के सभी लोग मेरे साथ आओ। और फाइनली वो लोग सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब हमारी बारी आ चुकी शाइन होने की। तभी एमसी मुस्कुराते चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रखो, ये ड्रैगन हंटिंग है वो किसी स्ट्रांग बंदे के लिए नहीं थी क्या? अगर ये वाकई में किसी स्ट्रांग बंदे को नहीं पहचान सकते जो कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तुम तो एक नंबर के नालायक हो। इतनी सुनने के बाद सभी लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और कहने लगते हैं कि ये बंदा कहाँ से आया हुआ है और बकवास करने में लगा हुआ है। तुम एक वॉर मास्टर, कितनी ज्यादा हिम्मत हो चुकी है कि तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तो एमसी उन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें कन्विंस नहीं हो रहे हो तो तुम आकर मुझ पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा फाइट करने के बाद। जिसको देखकर उनको काफी गुस्सा आती है और वो कूद पड़ते हैं अटैक करने के लिए डायरेक्टली। लेकिन एमसी को इन बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो सभी के अटैक को डॉज करता है और इससे कहने लगता है कि आज तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम में क्या है, कितनी पावर है, और वरना तुम्हें दूसरा मौका कभी नहीं मिलने वाला। जिसको देखकर एक बंदा अटैक करता है और कहने लगता है कि तुम बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ आज। तभी हमारा एमसी बस एक टच करता है उसके पैरों पर और उसकी बैंड बज जाती है और अपनी एक ही उंगली से उन सभी को डिस्ट्रॉय कर पीछे फेंक देता है। और उसके बाद एमसी उसके पास आकर उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम अभी तक कन्विंस्ड हो चुके हो? जब ये बड़ू ऐसी पावर देखता है तो वो शौक होते क्या लगता है कि इस बंदे के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा मौजूद है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है, मानना तो पड़ेगा, इस बात से एग्री तो है सभी लोग। जहाँ पर एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी इन सभी के सभी लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया और हरा दिया है और आज से अभी से यहाँ पर मैं ही अकेला बंदा बचा हुआ एंटर करने के लिए, कैसा रहेगा? और बड़ू कुछ सोच रहा होता है और सोचते सोचते कहने लगता है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, हमारे रूल्स के हिसाब से ये बंदे ने एंटर तो कर चुका है ड्रैगन हंट क्वालिफिकेशन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही बंदा एंटर किया है, तो मुझे लगता है कि मिस को इससे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होनी चाहिए थी। खैर भूल जाओ, जो बंदा स्ट्रांग है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। चलो अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और उसे बताता है अब जबकि तुम अंदर आ चुके हो, जो फर्स्ट स्टेज रहने वाली है उसे स्किप करते हैं, अब तुम डायरेक्टली सेकंड स्टेज पर पहुंच चुके हो। और हमारा एमसी पूछता है कि सेकंड स्टेज क्या है, तो बताता है कि ये एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसे आज तक किसी ने भी पास नहीं किया है। तभी हमारा एमसी एक फॉर्मेशन में जाकर गिर जाता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है और दूसरे पता चलता है कि उस फॉर्मेशन को एक लड़की देख रही होती है और कह रही होती है कि ये बंदा ऑलरेडी 10th पर्सन है जो कि सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका है और मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये बंदा उसे पास कर पाएगा सक्सेसफुली या फिर नहीं कर पाएगा। और ये सामने खड़ी हुई बंदी कोई और नहीं बल्कि मैं जियांग यूए है, यहाँ की वही यंग मिस जिसके बारे में ये बात कर रहा था। बगल में खड़ी हुई लड़की उससे कहने लगती है कि मिस, मुझे इस बंदे के मुकाबले में कुछ भी मतलब स्पेशल नहीं लग रहा है इसके अंदर, हमें ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए इस पर। तभी हमारा एमसी अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है जहाँ पर कई सारे रोबोट्स आ जाते हैं उसे फाइट करने के लिए। इसको देखकर एमसी सोचते हुए कहने लगता है ओह, तो सेकंड स्टेज एक फॉर्मेशन है। और तभी एक रोबोट आकर सीधे उस पर अटैक करता है और वो देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि मेरी जो करंट अंडरस्टैंडिंग इस फॉर्मेशन के हिसाब से, तो इसे तोड़ना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहने वाली। और एक मुक्का मारता है उस फॉर्मेशन के रोबोट में, लेकिन फिर भी जैसे वो सामने देखता है तो पता चलता है कि इस रोबोट को तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा ही नहीं है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होते कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, इस अटैक को रोक डिफ्लेक्ट करने में ये बंदा कामयाब रहा। इस फॉर्मेशन को देखकर लगता है कि ये फॉर्मेशन है वो लाइफ फोर्स एनहेंसमेंट इफेक्ट प्रोवाइड करवाती है। और तभी वो अपनी ड्रैगनिक टेक्निक का इस्तेमाल करता है वहां से निकलने के लिए और एक एक करके सभी के ऊपर से उन्हें तोड़ते हुए आगे की तरफ चला जाता है और काफी धमाके भी हो रहे थे इस चक्कर में। और जब वो फील करता है कि इनकी पावर बढ़ती जा रही है, जितना देखो उतना ज्यादा, उससे ज्यादा देखकर वो समझ जाता है कि आखिरकार इसका कोर कहाँ पर है। और क्या लगता है ये लाइफ फोर्स एनहेंसमेंट है वो इक्विवेलेंट कर रही है इनको इमोर्टल्स के बराबर। इन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं रहने वाला। अगर मैं इनके फॉर्मेशन कोर को पता नहीं लगा पाऊंगा तो शायद मैं यहाँ पर ऐसी थक कर ही मारा जाऊंगा। ये इतना सोचने में लगा ही हुआ होता है। तभी वो कहता है कि मुझे फॉर्मेशन जल्दी ढूंढना होगा, कहाँ है कहाँ है? वो इधर देख तो वो अजीब सा कुछ नोटिस करता है उस जगह पर और वो कहने लगता है कि ओह, तो असली माल मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ बाहर जो लड़की होती है वो इसको देख रही होती है फाइट करते हुए और कहने लगती है कि इस बंदे को बाहर निकलने में काफी समय लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा जरूर फेल हो गया होगा? खैर मुझे लगता है कि ये फेल ही हो गया होगा।
और मैं नहीं चाहती कि मेरे चक्कर में कोई बंदा मर जाए। तो स्टुअर्ट तभी वो पूछता है कि क्या हुआ, आपका क्या ऑर्डर है। तो वो कहने लगती है कि इस फॉर्मेशन को डिसमेंटल कर दो, और हम नहीं चाहते कि ये बंदा हमारे यहाँ पर मारा जाए। इतना कहते ही तभी वो फॉर्मेशन में वो धमाका होता है बहुत जोर से, जिसको देख कर ये पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि हमारा बिना की दिक्कत के पास करके बाहर निकल जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन काफी अच्छी थी, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा होता तो शायद वो इसे हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप्ड रह जाता और मारा जाता। जब वो देखती है कि इसने फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब रहा तो वो काफी शॉक होती है और कहने लगती है कि वाह, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तुम्हारा स्कॉलर मिल चुका है। ये देखकर कंफ्यूज होते है कि उससे मन में कहने लगता है कि तुम कहना चाहती हो ये यंग लेडी मेरे सामने है वो एक स्कॉलर है। दूसरी तरफ वो यंग लेडी उसके पास आती है, उससे कहने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने सेकंड स्टेज को पास कर लिया है। मेरी जो जियांग फैमिली है, जैसा कि आपसे हमने वादा किया था वो वैसा ही करेगी, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारे के सारे रिवॉर्ड्स हैं इस स्टेज को क्लियर करने के लिए, आप इन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो पूछने लगता है कि इतने सारा पैसा, आखिर का जो जियांग फैमिली वाकई में बहुत ज्यादा जेनरस है, मानना तो पड़ेगा। तो वो बताने लगती है कि तो मैं सच सच बताऊं, जो जो रीजन मैंने इन स्टेजेस को यहाँ पर सेट किया था वो इसलिए था ताकि मैं एक रिक्वेस्ट कर सकूं। कुछ महीने पहले मेरे जो फादर थे और उसके जो डिसिपल्स थे वो ट्रेनिंग के दौरान बाहर गए थे और एक्सीडेंटली एक डीमन ड्रैगन के बीच में हाथों में फंस चुके हैं। और मैंने कई सारे ऑर्गेनाइज किए थे कंपटीशन रिसेंटली में लोगों को रिक्रूट करने के लिए, और कई सारे पावरफुल लोग आए भी और उन्होंने मेरे फादर को रेस्क्यू करने के लिए मुझसे वादा भी किया। लेकिन सर, आप ऐसे पहले बंदे हो जिसका मैं हमेशा से इंतजार कर रही थी। और अपने घुटनों के ऊपर टिक कर उससे ये बात कहने लगती है तो हमारा एमसी को थोड़ा बुरा लगता है, और वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक्चुअली में तुम्हारे फादर को रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। तो वो पूछने लगती है कौन सी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें बस मेरे साइड में रहना है, मेरे साथ रहना है 2 सालों के लिए। ये सुनकर ये काफी शौक होता है बुढ़ऊ, और उसकी जो मेड होती है वो भी कहने लगती है कि हमारी यंग मिस अभी भी एक मेडन है, आखिरकार ये कैजुअली तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे साथ रहे। शर्माते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारी यंग मिस को अपने साइड में रखना चाहता हूँ, बिना किसी इल इंटेंशन के साथ, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करने वाला। भाई क्या भरोसा कुछ कर देगा है। और मन में कहने लगता है दूसरी तरफ तुम्हारी जो यंग मिस है वो काफी तो प्रीसियस स्कॉलर है, आखिरकार मैं इसके तरफ बुरा सोच भी कह सकता हूँ। दूसरी तरफ वो कहने लगती है उसका हाथ पकड़कर, यंग मास्टर, जब तक आप मेरे फादर को रेस्क्यू करने के लिए मान जाओगे तो मैं कोई भी कंडीशन के लिए एग्री हो जाऊंगी। ये सुनकर एमसी वाकई में बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे चिपकने लगता है, जिससे कि दोनों को चेहरा लाल पड़ जाता है। और वो कहने लगती है कि जब तक आप यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे तब तक कुछ भी चलेगा। तभी मेड उन दोनों को दूर कर देती है और कहने लगती है कि हमारी यंग मिस से दूर रहिएगा। तो एमसी के लगता है कि ठीक है, मैं बस मजाक करने में लगा होता। अब जबकि यहाँ पर बात पहुंच चुकी है और किसी को बचाना है तो हमें लेट नहीं करना चाहिए और काम को जल्दी खत्म करना चाहिए। तभी वो कहती है कि बटलर, सभी लोगों को यहाँ पर बुला लो, जियांग मेंशन के, हम लोग अभी कभी यंग मास्टर के साथ इमीडिएटली यहाँ से निकल रहे हैं। और वो यस कह देता है। तभी वो उससे पूछती है हमारे एमसी से कि यंग मास्टर, जो प्लेस हम जाने वाले हैं वहां पर ड्रैगन नेस्ट है और ये काफी डेंजरस है, आपको वहां पर मेंटली जागने के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो एमसी कहने लगता है कि मैंने कई सारे स्टॉर्म्स देखे हैं अपनी जिंदगी में और कई सारे लोग पावरफुल लोग भी देखे हैं, तुम बस मुझे ले चलो वहां पर। और जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, और वो बताने लगती है कि यंग मास्टर, मेरे जो फादर थे वो यहाँ पर डिसअपेयर हुए थे, और मैंने कई सारे लोगों को यहाँ पर सर्च करने के लिए भेजा था वो काफी समय पहले, लेकिन वो सभी के सभी लोग यहाँ पर आने के बाद मारे गए और कोई भी जिंदा नहीं लौट कर आया। ये सुनकर एमसी पूछने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं आ चुका हूँ तो नेचुरली सी बात है कि यहाँ पर इविल ड्रैगन से निपटने का काम मैं देख लूंगा। तभी अचानक से पीछे से एक अजीब सी चीज निकलती है, उन सभी को पकड़ लेती है और वो जोर से चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ। तभी सब लोग समझ जाते हैं जो इविल ड्रैगन है वो आ चुका है, और सभी लोग तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। और पता चलता है कि ये कोई इविल ड्रैगन है ही नहीं है रियलिटी में, बल्कि मैं ये बस एक पाइथन है, पाइथन। लेकिन ये पाइथन भी इन लोगों के मुकाबले में काफी पावरफुल निकलता है और एक एक करके सभी को खाना चालू कर देता है। ये देखकर तो इस बड़ों की बढ़ जाती है और कहने लगता है खत्म, यंग मास्टर डेफिनेटली इस पाइथन को, खासकर इतने सारे पाइथन को अकेले अपनी पावर से हरा नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वो पाइथन जैसे ही यंग मिस पे अटैक करने वाला होता है तो उसकी मेड उसे बचाने के लिए धक्का देती है, लेकिन इन द एंड हमारा एमसी बीच में आता है और उस पाइथन की गर्दन को वहीं पर काट देता है, जिससे कि वो दोनों ही बच जाते हैं। और एमसी पूछता है क्या तुम ठीक हो मिस जियांग, जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है और कहने लगते हैं कि यंग मास्टर, वाह आप तो पावरफुल निकले, हमारा एमसी ने तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। और आगे जाकर कहता है कि तुम पीछे हटो, मैं इन सभी को मैं संभालता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं इन सभी डिमोनिक बीच को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा अभी के अभी। और ऐसा करने के बाद ही उन सभी की सभी पाइथन की सभी के ऊपर की स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है और हड्डियां बचती हैं और कुछ नहीं।
और सारे के सारे पाइथन एक ही झटके में हारे जाते हैं, जिसको देखकर सभी शॉक होते हैं। कहने लगते हैं कि यंग मास्टर कितनी ज्यादा ग्रेट स्किल्स है उनके पास। मिस आपने वाकई में मिस जज नहीं किया था, यंग मास्टर रियली में अमेजिंग है। ये सुनकर वो खुश होती है और कहने लगती है ग्रेट, शायद से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरे फादर को यहाँ पर बचाया जा सके। तभी हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और कहता है मन में सोचते हुए कि मुझे ड्रैगन ब्रीथ वहां से महसूस हो रही है, और उन सभी को वहां पर ले जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो। सभी लोग कहने लगते हैं, वो मिस भी कहने लगती है कि यंग मास्टर को फॉलो करो, जाओ। तभी हमारे एमसी को एक अंडा टाइप का दिखाया जाता है। यहाँ पर कई सारे लोग कैद होते हैं उस अंडे में और कह रहे होते हैं कोई तो मुझे बचा लो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और पता चलता है कि उस अंडे में से एक जीव निकलती है उन सभी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और एमसी उसको देखकर पहचान लेता है और कहने लगता है कि मैंने फाइनली इविल ड्रैगन को यहाँ पर ढूंढ लिया है और अब समय है इसे डिस्ट्रॉय करने का। और वो अंडे को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस अंडे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तभी उस ड्रैगन में से एक मिनी ड्रैगन बाहर निकलता है, आई मीन उस अंडे में से, जिसके अंदर काफी ज्यादा इंसान लोग कैद भी होते हैं, जिसको देखकर एमसी पहचान लेता है और कहने लगता है ड्रैगन, ये तो बस एक जियाओ ड्रैगन है एंड ये तो काफी ज्यादा स्मॉल भी है। और तो और तभी यहाँ पर इस जियांग को उनके फादर दिखाई देते हैं, तो वो उसे बचाने के लिए आगे जाती है। लेकिन तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए आता है और क्या है, इसे पता भी नहीं रहता कि कोई इस पर अटैक करता है, बस अपने फादर को जगाने की कोशिश कर रही होती है। जब वो ड्रैगन अटैक करता है तो एमसी उसे बचाने के लिए आगे आता है और क्या लगता है कि मिस जियांग आपको सावधान रहना चाहिए। एमसी बिना किसी दिक्कत के अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है उसके लिए, और बिना किसी प्रॉब्लम के उसकी अपनी स्वॉर्ड को उस छोटे से ड्रैगन के मुंह में फंसा देता है। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से पानी निकलने लगता है, मतलब बाहर की तरफ निकालता है। जो वो वाटर होता है वो चारों तरफ गिरने लगता है सभी के, जिसको देखकर एमसी को गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि तुम इस तरीके से गर्ल्स के चेहरे पर थूक नहीं सकते हो, ये रियली में बहुत ज्यादा बिल्कुल भी हाइजीनिक तो है ही नहीं। तभी हमारा एमसी कुछ अजीब सी चीज को नोटिस करता है कि एक और बड़ा ड्रैगन वहां पर पहुंच चुका है उसके साथ फाइट करने के लिए। अब एमसी को वहां से निकलने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो सबसे पहले तो वो उसको लेकर वहां से निकल पड़ता है। और मन ही मन में क्या लगता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक बार स्मॉल वन से निपटूंगा तो यहाँ पर एक बड़ा वाला आ जाएगा, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर नुकसान झेल लिया होता और मेरा स्कलर डिस्ट्रॉय हो जाती तो और परेशानी हो जाती मेरे लिए। तभी जी मिस चांग कहने लगते हैं कि यंग मास्टर, क्या आप मेरे हाथ को यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे एमसी ने इसको पकड़ा ही इस तरीके से होता है, तो इसे काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। तो हमारा एमसी सबसे पहले उससे माफी मांगता है और उससे कहने लगता है कि मैं जबरदस्ती ऐसा नहीं करना चाहता था ना, मेरा ऐसा इरादा है। तो वो भी इस बात को समझ जाती है। तभी पीछे से बड़ू चिल्लाते उससे कहने लगता है कि वह फिर से आ रहा है, आपको हटना होगा वहां से। तभी बड़ा वाला ड्रैगन वापस से हमारे एमसी पर अटैक करता है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ये जो जियाओ ड्रैगन का कल्टीवेशन है वो कम से कम 5th लेवल पर है, कम से कम हम इसको इस तरीके से नहीं हरा सकते, और केयरलेस भी नहीं होना। और फाइनली हमारा एमसी वहां पर मूव करता है और अपनी पावरफुल टेक्निक से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो आपस में जब टकराता है तो हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है, जिससे कि उसे चोट लग जाती है, जमीन पर गिर जाता है। इस मौके का फायदा उठाता है ड्रैगन और आसमान में उड़ने के बाद एक बार फिर से पावरफुल अटैक करता है हमारे एमसी की तरफ। दूसरी तरफ इनकी हालत बहुत खराब हो रखी होती है और वो बड़ो कह रहा होता है कि दिखता है यंग मास्टर यहाँ पर ईवल ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें जल्द से जल्द मास्टर को लेकर निकलना होगा। मिस जो बटलर है वो सही कह रहा है, हमें जल्द से जल्द ईविल ड्रैगन को छोड़कर निकलना होगा, क्योंकि उसने अभी तक हमें नोटिस नहीं किया है। लेकिन वो मिस कहती है कि तुम मेरे फादर को बाहर लेकर जाओ सबसे पहले, मैंने अभी कुछ भी मैजिकल आर्टिफैक्ट्स यूज नहीं किए हैं, मेरे पास अभी भी वो पड़े हैं, मैं तुम्हारे लिए समय निकालती हूँ। इसको सुनकर मेड उससे कहने लगती है कि मिस आप ये काम हम पर भी छोड़ सकती हो, हम साथ में जाने वाले हैं यहाँ से। लेकिन मिस मानती नहीं है और ब्रेसलेट निकालकर कहने लगती है कि तुम बकवास करना बंद करो और अभी जगह को छोड़कर जाओ, और उस ब्रेसलेट को उस ड्रैगन की तरफ थ्रो कर देती है ताकि वो उस ड्रैगन को किसी तरीके से पकड़ सके। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारे एमजे को जैसे ही वो ड्रैगन खाने वाला होता है तो वो उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि डैम, इसकी जो ब्रीथ है उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी जो वेपन जो मिस छोड़ती है वो सीधे उस ड्रैगन के मुंह पर लगता है, जिससे कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो ड्रैगन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एमसी भी कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि मिस जियांग के पास इस तरीके की आइटम था, मुझे पता भी नहीं था। इस मौके का फायदा उठाता है हमारा एमसी और कहने लगता है कि इस लड़की के पास जरूर ही बढ़िया पावरफुल आइटम होगा, मैं मरने वाला जब देखा होगा कि मैं मरने वाला हूँ तो इसने उसका यूज कर लिया। ये वाकई में इतनी ज्यादा शर्मनाक चीज है मेरे लिए कि मुझे एक लड़की की मदद लेनी पड़ रही है, इसकी मिस जियांग की मदद लेनी पड़ रही है इसको हराने के लिए। मैं कितना पावरफुल बंदा हूँ कहने को। खैर उसके बाद वो बिना किसी दिक्कत के उस ड्रैगन पर अटैक करता है और जो छोटे वाले ड्रैगन को जिसको हराया था उसके बीच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि उसकी पावर लेवल बढ़ जाती है और कहने लगता है कि चलो अब देखते हैं कौन हारता है यहाँ पे। तभी बड़ा वाला ड्रैगन अपनी फायर ब्रीथ को छोड़ता है एमसी की तरफ, लेकिन एमसी भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी ड्रैगन फॉर्म में होता है तो वो भी फाइट करने के लिए आगे जाता है और बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और सारी पावर को एक जगह पर इकट्ठा कर कर उस ड्रैगन की आंखों में थ्रो कर देता है और कहता है मर जा बे। और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन ऑन द स्पॉट वहीं पर मारा जाता है। जब मिस जियांग ये सब देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमारा एमसी बाहर निकलता है और कहने लगता है कि अब शायद इस ड्रैगन को मर जाना चाहिए। तभी मिस जियांग कहने लगती है कि तुमने इसको ये कैसे किया, तुमने इसको बस एक मूव में मार दिया, लेकिन कैसे।
बुढ़ऊ भी सरप्राइज होता है और पूछने लगता है कि इम्प्रेसिव, मैंने एक्चुअली में इस बंदे को इतना मिस जज कर लिया था। और वो मेड भी कहने लगती है कि लगता है कि ये बंदा अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा था। यहाँ पर एमसी बताने लगता है कि मिस जियांग, मैंने आपके फादर को रेस्क्यू कर लिया है, हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम मेरे साथ रहोगी कुछ समय के लिए, हमेशा हमेशा चिपक चिपक कर। तुम इसके बारे में क्या कहती हो? तो वो कहने लगते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर, मैं अपना वादा निभाऊंगी, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था वैसा ही होगा। जिसको सुनकर एमसी को चैन की सांस मिलती है और मन में सोचते कहने लगता कि मैंने फाइनली एक स्कॉलर को ढूंढ लिया है, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दे सकता। तभी ऑर्डर देती है बटलर, मेरे फादर को वापस ले जाओ घर पर, मैं वापस आती हूँ यंग मास्टर के साथ। मैं यंग मास्टर के साथ जाने वाली हूँ, तो अभी के लिए बाय बाय। जिसको देखकर मेड कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मिस। जहाँ पर मिस कहती है कि वॉट, अब तुम मेरे ऑर्डर्स को भी मानने के लिए मना करोगी क्या? अब मेड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो कहने लगता है कि अपना ख्याल रखिएगा मिस। तभी वहां से जाने लगता है तो एमसी कहने लगता है कि तुम वाकई में एक ऐसी बंदी हो जो कि अपने शब्दों पर टिकती हो, तुम्हें अब मेरे साथ चलना चाहिए, कम जल्दी से आओ मेरे साथ। तभी वो पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं वैसे? तो एमसी बताने लगता है कि एक बार हम पहुंच जाएंगे तुम्हें पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ हमें मिरर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, कई लोग मरे हुए पड़े होते हैं और इनकी फाइट चलने में लगी हुई होती है, क्योंकि सभी लोग उसे को हासिल करना चाहते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारा जो हेवन गॉड पैलेस है वो इस कुंडल मिरर को हासिल करना चाहता है, अगर तुम अभी के अभी लोग मरना नहीं चाहते हो तो अभी गेट लॉस्ट हो जाओ यहाँ से। तो ये बंदा कहने लगता है कि अगर तुम इस कुंडल मिरर को चाहते हो तो तुम्हें हमारी डेड बॉडी से होकर गुजरना होगा। जिसे देखकर वो अटैक करता है बंदा और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इच्छा यहीं पर पूरी कर देता हूँ। और सभी लोग मिलकर इस पर अटैक करते हैं, लेकिन ये बंदा कहने लगता है कि तुम बस मेरे सामने चींटी समान हो, तुम मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकते हो, तुम बस मेरे हाथों से मारे जाओगे और कुछ भी नहीं, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। और वह सभी लोग बुरी तरीके से हारने लगते हैं इन सभी लोग ईविल बंदों से। उन्हें हराने के बाद दो लोग तो कुंडल मिरर की तरफ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं इसे हासिल कर ही रहूंगा। लेकिन तभी बात ये आती है मिस ली की, जो कि अपनी फिश को बाहर निकालती है और कहने लगती है कि अब तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। लेकिन इसकी फिश भी नहीं बचती और उसे काट दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। और कहने लगती है कि तुम्हारी इस लिटिल स्किल्स के साथ तो तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, तुमने हमें ओवर एस्टिमेट कर रखा था अपने आप को और कुछ नहीं। और तुरंत जैसे ही वो उस मिस ली पर अटैक करने वाले होते हैं और उसके काफी नजदीक आते हुए कहने लगते हैं कि अब तो शायद तुम्हें यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिस ली यहाँ पर हार ही जाती हैं और जमीन में ढूंढते गाड़ दिया जाता है इनके द्वारा। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों के दोनों उस कुंडल मिल की तरफ जाते हैं उसे हासिल करने के लिए। और कह रहे होते हैं खुश होते हैं ये बंदा कि जो पैलेस लॉर्ड है वो ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं हमारा, अब हमें ये मिल चुका है। लेकिन तभी वहां से उसमें से हमारा एमसी निकलता है मिस जियांग के संग और कह रहा होता है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मिस जियांग कहने लगती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर एक और वर्ल्ड मौजूद है यहाँ पर एक्चुअली में। ये तो काफी सरप्राइजिंग वाली बात है। जैसे ही बंदा देखता है कोई इसमें से बाहर निकलता है और हमारा एमसी सभी की हालत ऐसी देखता है मिसली की खासकर, तो वो काफी शॉक होता है। तो ये सारे के सारे जो इविल लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम लोग इधर उधर ढूंढने में लगे होते और हमने इस बंदे को यहाँ पर ढूंढ लिया। काफी ज्यादा अच्छी न्यूज हमें मिली थी कि जो कुंडल मिरर है वो यहाँ पर मौजूद है। हमने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये फैमिली का ब्रेट भी यहाँ पर मौजूद होगा। हमारी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी निकली। इस मौके का फायदा उठाएंगे और हम कंट्रीब्यूशन करेंगे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए और इस बंदे को यहीं पर मारकर लेकर जाएंगे। जब हमारा एमसी देखता है तो कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस रास्ते से हट जाओ मिस जियांग। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है इनके अटैक्स के कारण। लेकिन इस मिरर को तो वहां पर कुछ भी नहीं होता और एमसी नोटिस करता है और पता लगाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो जो हेवन गॉड पैलेस है वो फाइनली यहाँ पर पहुंच चुका है। तो ये बंदा कहने लगता है कि लॉर्ड आपको यहाँ से निकल लेना चाहिए, ये सभी के सभी लोग जो लोग हैं वो एल्डर्स हैं हेवन गॉड पैलेस के सेकंड ब्रांच हॉल के, तुम आपका उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो एमसी कहने लगता है कि मैं छोड़कर चला जाऊं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिसली को चोट पहुंचाने की, मैं इनको कभी भी नहीं जिंदा छोड़ने वाला। ये देखकर काफी शौक होता है ये बंदा और मनी मन में कहने लगता है कि किसने सोचा था कि ये लॉर्ड वैल्यू करते हैं इतनी फ्रेंडशिप को इतनी ज्यादा, चाहे कुछ भी हो जाए वाकई में मानना पड़ेगा ये फैमिली का बेटा जो है। तभी वो लोग अटैक करते हैं वापस से एमसी पर और कहने लगते हैं कि ये ब्रेड कहीं के, तुमने हमेशा हमेशा हमारे मिशन को टांग अड़ाई है अपनी और हेवनली गॉड पैलेस के कामों में अपने दखल दी है, लेकिन तुम्हें पता भी इसका अंजाम क्या रहने वाला है? तो एमसी कहने लगता है कि अंजाम, मैं कभी भी तुम्हें मार समय कोई अंजाम के बारे में नहीं सोचता। और तभी यहाँ पर दोनों की फाइट एक बार फिर से स्टार्ट होती है। वह सभी लोग मिलकर एमसी पर जैसे ही अटैक करते हैं तो एमसी डॉज करता है और कहने लगता है कि जो तुमने मिसली के साथ किया है वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा और 10 गुना ज्यादा तुम्हें दर्द पहुंचाऊंगा। तभी वो पीछे से दो बंदे चुपकर अटैक करते हैं और कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि तुम मुझे पहुंचा पाते हो या नहीं पहुंचा पाते हो दर्द। और जैसे ही वो एमसी पर अटैक करते हैं तो एमसी बिना किसी दिक्कत के उन्हें डॉज करने में कामयाब रहता है समाऊ और कहता है कि जियाओ यान मई, ग्रेट रॉक, जियान टैपे, तुम जल्दी से बाहर आओ और मेरी मदद करो। तभी सभी के सभी जो डीमन किंग्स है वो बाहर आ जाते हैं और तुरंत उन सभी पर एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। तो यान भी वहां पर बैठा हुआ था और कहने लगता है कि तुम भाई सबसे पहले आकर फाइट करो, मैं इस लिटिल गर्ल को प्रोटेक्ट कर रखूंगा, तुम चिंता मत करो। तभी वो सभी लोग मिलकर उनसे फाइट करते हैं। तो डॉगी कहने लगता है कि जो मास्टर को हार्म करेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मारे जाओ। और वो एक एक करके धमाकेदार कुचलने लगते हैं, पावर का यूज करने लगते हैं। जब मिस जियांग ये सब देखती हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि ये बंदा आखिरकार है कौन, ये एक्चुअली में समन कर सकता है इतने डिवाइन बीस्ट्स को।
यहाँ पर एमसी उन सभी को धमकाते हुए क्या लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम ट्राई करो एक बार फिर से इस मेरे कुंडल मिरर को सीज करने की। अगर तुम्हें हिम्मत है और या फिर पावर है, तुमने वाकई में अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रखा था। तभी वो लोग वापस से आते हैं और कहने लगते हैं कि लिटिल ब्रैट, तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी बोलने में लगे हो। तुम्हारे जो अटैक्स है, उनके जो अटैक्स है, मुझे बिल्कुल चोट पहुंचाने बिल्कुल काबिल नहीं है। एवरीवन, हमें ज्यादा समय इंतजार नहीं करना चाहिए, बहुत हो गई बकवास, अब फुल पावर से फाइट करेंगे हम लोग। और ये सभी के सभी लोग डिमोनिक बीच में बदल जाते हैं और कहने लगता है कि ठीक है, ई ब्रेड को यही मार दो सबसे पहले, हम कुंडल मिरर तो वापस भी ले लेंगे। तभी एमसी कहने लगता है कम ऑन, अगर तुम मुझे मार सकते हो यू किंगतियान को, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला, भले ही कोई भी क्यों ना आ जाए तुम्हें बचा नहीं पाएगा। दोनों का युद्ध चालू होता है और वो काफी ज्यादा ताबड़तोड़ युद्ध होता है इनका। एमसी को उनसे फाइट करने में दिक्कत तो आ रही होती है क्योंकि ये तीन लोग मिलकर एक साथ काफी पावरफुल होते हैं, जिसको देखकर वो शॉक भी होता है और कहने लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। ये एक्चुअली में मेरी स्वॉर्ड एनर्जी को बिना किसी दिक्कत के इसने हटा दिया। और पीछे से और लोग आते हैं, कहने लगता है कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड एनर्जी है वो काफी कमजोर है, तुम्हें और जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, निकल पहली फुर्सत में बे। जिसको देखकर ये भी काफी ज्यादा शॉक होता है और एमसी के जितने भी साथी होते हैं वो काफी घबराने लगते हैं। तो एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है चोट खाने के बाद, डैम इट, लगता है जो हेवन गॉड पैलेस है उसकी स्ट्रेंथ वाकई में बहुत ज्यादा है, लगता है कि मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तभी कुंडल मिलर उस पर आता है, उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर आ सकते हो। ये सुनकर वो कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं युद्धान कभी भी लाइफ एंड डेथ से बचकर नहीं भागने वाला। तो कुंडल मिलर से कहने लगता है कि मेरे पास चावट रियलमी है मेरे अंदर, जब तक तुम उन्हें उसके अंदर ले जाओगे तो हम लोग उन्हें वहां पर ट्रैप कर रख सकते हैं। और वो डिमोनिक बीस्ट अभी भी उन पर अटैक करते हैं और कहने लगते हैं कि ये बच्चा अभी भी जिंदा है, काफी अच्छी बात है, अब ये पक्का मार जाएगा, मैंने अभी इसकी विटल स्पॉट को हिट नहीं किया था, बस अब समय आ चुका है, अब ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। अब एमसी ज्यादा नहीं सोचता और वो तुरंत बिना सोच समझे उस कुंडल मिरर में घुस जाता है। जो लोग वापस उसी के साथ उसमें घुस जाते हैं और कहने लगते हैं लिटिल ब्रैट, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग पाओगे। जब हमारा एमसी उस कुंडल मिरर के स्पेस में जाता है तो वहां पर बहुत दरवाजे होते हैं और पूछने लगता है कि आखिरकार कौन सा दरवाजा है केओस स्पेस का। तो वो कहने लगता है कुंडल मिरर, लगता है कि जो सेकंड डोर होगा तुम्हारे लेफ्ट से। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या ही लगता है, मुझे सच सच बताओ। लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता क्योंकि पीछे वो दुश्मन भी उसके पास आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि बच्चे तुम अब बचकर नहीं जा पाओगे, तुम ओबिडेंटली अपनी मौत को यहाँ पर सामना करो। खैर, अब जबकि एमसी के पास टाइम नहीं है तो वो कुछ बिना कुछ सोच समझे घुसते हुए कहने लगता है कि फॉरगेट इट, भूल जाओ इसके बारे में, मेरे पास समय नहीं है बर्बाद करने के लिए, चलो चलते हैं उस सेकंड दरवाजे पर लेफ्ट की तरफ। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो पीछे पीछे जो लोग होते हैं वो भी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि हम इसे नहीं जाने दे सकते यहाँ से। और तभी वो तीनों के तीनों अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाते हैं और काफी शौक होते हुए कहने लगते हैं कि आखिर ये काफी अजीब बात है, ये बंदा कहाँ गया, ये भी यहीं पे तो था। जहाँ पर एमसी नोटिस करता है और कहने लगता है कि ये तो वाकई में हमारा पीछा करते हुए आ गए हैं। तो एमसी कहने लगता है, उस वक्त पूछता है कि ये क्या कोई केओस स्पेस नहीं है। तो ये जैसा मैंने सोचा था उस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहने लगता है कि कुंडल मिरर, मैंने कहा था सेकंड डोर तुम्हारे लेफ्ट साइड से, तुम उस वक्त काफी ज्यादा तेज दौड़ने में लगे हुए थे तो मैं थर्ड डोर खोल दिया है और कुछ नहीं। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि तुम पर तो भरोसा ही करना बेकार है, आखिरकार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है, तुम वाकई में मेरे मौत का कारण बनोगी। तो वो कुंडल मिरर कहने लगता है कि जबकि ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम्हें छुप जाना चाहिए सब कुछ समय के लिए, यहाँ पर एक केव मौजूद है आसपास, हम लोग वहां पर जाकर जा सकते हैं छुपने के लिए। अब एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो उसके सजेशन को फॉलो करता है। और आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा एमसी जब जाता है तो वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है और उसके लगता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल में एक स्प्लिट स्टोन्स माउंटेन्स की माइन पड़ी हुई है। वाओ, इतने ज्यादा स्प्लिट स्टोन्स के साथ शायद मैं अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने लगता है नजदीक में और कहने लगता है कि एक बार मैं सक्सेस हो जाऊंगा ब्रेक थ्रू करने में तो उन ओल्ड गाय से निपटना मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन नजदीक जाता है तो पता चलता है वो एक ट्रैप होता है और वो एक वॉल्केनो में गिरने लगता है। तुरंत वो अपने विंग्स को बुलाता है अपने डीमन लॉर्ड्स की पावर को यूज करते हुए और कहने लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये जगह पूरी तरह से एक इल्यूजन से भरी पड़ी है। हमारा एम किस तरीके से इस इल्यूजन से बाहर निकलने में कामयाब रहता है और कहने लगता है कि ऑलमोस्ट मैं इसी के मैं गिर ही गया था, ये काफी क्लोज था। तो वो कहने लगता है हमारा कुल्लू मिरर, मुझे माफ कर देना, मैंने अभी तक इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया है तो शायद मुझे अभी तक याद नहीं है इसके इल्यूजन के बारे में, लेकिन ये इल्यूजन का एकदम रियल है, क्या तुम इसका फायदा नहीं उठा सकते। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो बताने लगती है कुल्लू मिरर, अगर तुम उन तीनों लोगों को यहाँ पर लेकर आते हो और वो शायद इस लवा में गिर जाते हैं तो क्या पता वो जिंदा नहीं बचेंगे। एमसी को ये आइडिया पसंद आता है। दूसरी तरफ उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि इधर उधर ढूंढते हैं और कहने लगते हैं क्या तुमने उस बंदे को ढूंढा, मैं तो बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ इसको। तभी एमसी उनके ऊपर चढ़ता है और उससे कहने लगता है कि हे, तुम लोग अंधे हो क्या, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ फिर भी तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। जिसे देखकर उन्हें गुस्सा आता है और उससे कहने लगता है कि ये बंदा वहां पर मौजूद है, ये बंदा अभी भी वाकई में बोल्ड है, इसकी हिम्मत कैसी हमें ह्यूमिलेट करने की, आखिरकार करना क्या चाहता है, किसका इंतजार कर रहे हो, मार दो इसे यहीं पे। तभी हमारा एमसी उन सभी को उस गुफा में ले जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे पकड़ना होगा, तुम थ्री इडियट्स कहेंगे। तभी उन्हें गुस्सा आती है ये बात सुनकर और उससे
कहने लगता है कि तुम जल्दी मरना चाहते हो मेरे हाथों से। एमसी उधर पे जाता है और कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल किया बैट का। जब वो तीनों एंटर करते हैं तो उन्हें गुफा में एक परछाई दिखाई देती है। वो सोचते हैं कि हमारा एमसी है और कहने लगता है कि बच्चे अब तुम बेवकूफ एक नंबर के स्टूपिड है। तुम एक्चुअली में एक ऐसी जगह पर आ चुके हो जहाँ पर कोई भी जाने की रास्ता नहीं है तुम्हारे पास परफेक्टली। तुम एक ऐसे जार में फंस चुके किसी टर्टल की तरह, अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भागोगे? तो एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि अब जब मैं भाग नहीं सकता तो मैं तुमसे फाइट करूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। ये देखकर वो मुस्कुराता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारा काफी हिम्मत आ चुकी है, लेकिन बस इतनी ही हिम्मत तुम पे। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम मुझसे फाइट करके या फिर हमसे फाइट करके जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे। तभी एमसी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपनी आंखें, कुत्तों वाली आंखें खोलकर देख लेना चाहिए और थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और इसी वार्निंग के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सिनोरा एंड साइनिंग आउट।